नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन आपका स्वागत करता हूं। और आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में जो पीछे जो पेपर हुए थे उनकी साइंस पढ़ी है भैया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो उसी से आगे चलते हुए हमने एक डिसाइड किया है कि भाई हम आगे से आपको जो टॉपिक वाइज साइंस करवाएंगे, जो आपकी आगामी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब पहला जो टॉपिक है वो है विटामिन का। तो विटामिन के बारे में हम आप पढ़ते हैं। यहाँ से भी हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि विटामिन होते क्या हैं भाई? विटामिन ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन कई रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इन्हें हम विटामिन कहते हैं भाई, इनको हमें विटामिन कहते हैं। तो भाई जो विटामिन है उसके बारे में 3 विद्वानों ने अपना अलग मत दिया था। सबसे पहले 1881 की बात करें, 1881 में लुनीन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन के बारे में हमें बताया था। उसके बाद सन 1911-12 के मध्य 2 विद्वान फंक तथा ओपकिंस, ये 2 विद्वान आए जिन्होंने भाई विटामिन के बारे में बताया। जो वास्तविक खोज करता है वो लुनीन है, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार भाई उसको फंक माना जाता है, क्योंकि फंक ने ही सबसे पहले जो है विटामिन शब्द दिया था भाई, विटामिन शब्द दिया था, इसीलिए वास्तविक खोजकर्ता इसको फंक को माना जाता है भाई। तो प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे पहले विटामिन की खोज की किसने? लुनीन ने। अगर विटामिन शब्द दिया किसने? वो दिया था फंक ने भाई। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, सन 1912 की बात है, सन 1912 की है। फंक तथा ओपकिंस नामक विद्वानों ने विटामिन की थ्योरी दी भाई, विटामिन की थ्योरी पेश की और उन्होंने ये बताया कि ये हमें ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन प्रत्येक रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं भाई, रक्षा करते हैं। इसीलिए इनको प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने फंक ने और भाई ओपकिंस ने हमें विटामिन के 2 टाइप बताए थे भाई। विटामिन के कितने टाइप होते हैं? विटामिन के 2 टाइप होते हैं भाई। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन भाई। ठीक है, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन भाई। अब कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो भैंस के लिए बी और सी, जो बी और सी विटामिन है वो जल में घुलनशील है, जबकि बाकी जो आपके KEDA कीड़े के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बी और सी जल में घुलनशील है और KED और A ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है भाई। अगर बात करता मैं यहाँ पर देखो, एक ट्रिक बन गई कीड़ा। ठीक है, तो ये प्रश्न कह देता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई आपका सेरीकल्चर कहलाता है भाई, कीड़ा। ठीक है, एक बार ये प्रश्न में आया था कि कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालन कहलाता है हमारा सेरीकल्चर भाई। तो कीड़े से याद रखना वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है भाई। ठीक है, तो आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो विटामिन के बारे में आगे देखो। तो विटामिन 6 होते हैं भाई, हमारे विटामिन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई थी भाई कि रथ एक टॉफी है। यहाँ पर है को साइलेंट रखा जाता है। ठीक है, रथ एक टॉफी है भाई। ये हमारे 6 विटामिन हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए बनाई गई थी।
इसको याद करने के लिए देखो भाई, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। हमारे पास ये 6 विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनके बारे में हमें पढ़ना है, तो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहला हमारा विटामिन ए के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन ए के बारे में इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं भाई, ठीक। विटामिन ए का भाई रासायनिक नाम, सबसे पहले ये पूछ सकता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल भाई। क्या होता है? रेटिनोल भाई। और फिर एक प्रश्न ये बनता है कि इसका खोजकर्ता कौन है। इसका जो खोजकर्ता है वो मैकुलन है भाई। इसका खोजकर्ता मैकुलन है भाई, ठीक है। फिर एक प्रश्न कहता है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है। अब आपने एक बात ध्यान देखी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेटिनोल। अगर मैं इसको यहाँ से ये दबा लेता हूँ तो क्या बनता है मेरा, रेटिना। और रेटिना में कहाँ मिलता है, आँख में। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा है भाई, हमारी आँख है, ठीक है। जब हमारी आँख प्रभावित होगी तो हमें कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से हमें 2 रोग होते हैं भाई। 2 रोग होते हैं, देखिए कौन सा। एक होता है रतौंधी और एक होता है जीरोपैथेलीमिया। ये 2 रोग विटामिन ए की कमी से हमें होते हैं भाई, ठीक है। इसको भाई रात चौंधा भी कहते हैं। देखा होगा आपने, कई बच्चों को नींद में चलने की बीमारी होती है, ठीक है। नींद में चलने की बीमारी होती है, उसको मृतौंधी कहते हैं। और जीरोपैथेलीमिया रोग भाई आपने देखा होगा, कई बार कई बच्चों की आंखें भंगी हो जाती हैं, वो देखते किस साइड है और बोलते किस साइड है, उसको बोलते हैं जीरोपैथेलीमिया रोग भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतनी बात जानी। लेकिन अब देखिए हमारे आँख के बारे में, आँख प्रभावित होती है तो हमें आँख के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखो भैया, आँख, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछता है कि आँखों से हम स्पष्ट दूरी कितनी देख सकते हैं। स्पष्ट दूरी हम 25 सेंटीमीटर की देख सकते हैं भाई। स्पष्ट दूरी हमें 25 सेंटीमीटर की देख सकते हैं, ठीक है। और आँख से एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बनता है भाई रेटिना पर। प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, या तो वो आगे बनेगा या पीछे बनेगा भैया, ठीक है। फिर ये कहता है कि आँख दान करते समय कौन सा अंग दिया जाता है, वो दिया जाता है भाई कॉर्निया, ठीक है भैया, कॉर्निया, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो हमारी आंखें प्रभावित होंगी, आंखें प्रभावित होंगी तो हमें ये हो जाएगा। उसके बाद भाई एक भी देखना, एक पेपर में ये पूछा गया था कि आँख के अंदर कितनी ग्रंथियाँ होती हैं। आँख के अंदर 3 ग्रंथियाँ मिलती हैं भाई। आँख के अंदर 3 ग्रंथियाँ कौन सी हैं। सबसे पहली है मेमोबियन ग्रंथि, मेमोबियन ग्रंथि, ठीक है। फिर एक होती है लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, और एक होती है भाई पंक्टम ग्लैंड, पंक्टम ग्लैंड, ठीक है। आइए एक बार थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आँख से या विटामिन ए से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका रह नहीं जाता। तो मेमोबियन ग्लैंड भाई देखो, हमारी जो आँख होती है ना, ये जो भाग होता है, ये होती है हमारी मेमोबियन ग्लैंड भाई। मेमोबियन ग्लैंड ये होती है भाई हमारी, ठीक है, जो कीचड़ का निर्माण करती है। कीचड़ तथा तेल का निर्माण करने वाली ग्रंथि होती है। आपने सुबह देखा होगा, सुबह उठ के हम क्या करते हैं, हमारी आंखों में ढीड होती है, उसको हम कीचड़ या तेल बोलते हैं। देखा होगा कई बार बच्चे प्रार्थना करते हुए, ए मालिक तेरे बंदे में ऐसे ऐसे आपको ऐसे करते हुए मिलेंगे, वो हमारी कीचड़ या तेल है, जो सारा दिन का जो मैल हो जाता है हमारी आंखों के अंदर चला जाता है, उसका ये स्टोर कर लेती है और सुबह बाहर निकाल देती है। फिर जो लेक्राइमल ग्रंथि है भाई, लेक्राइमल ग्रंथि है, ये आंसुओं का निर्माण करती है भाई, ये आंसुओं का निर्माण करती है, ठीक है। एक प्रश्न ये आता है कि आंसुओं में एंजाइम कौन सा होता है। उसके अंदर भाई लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है भैया। और आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है। आंसू का पीएच वैल्यू भाई 7.4 होता है। वो आपने गाना भी सुना होगा ना, दिल के अरमां आंसुओं में भिगो दिए, तो वो ये भाई भिगो दिए तो भीगे हुए आंसू होते हैं, तो 7.4 होता है उसका। फिर बच गई हमारी पंक्टम ग्लैंड भाई,
ये क्या करती है, आंसुओं को स्टोर करती है भाई, आंसुओं को स्टोर करने का काम इसका होता है। ठीक है, देखा होगा कई बार नाक से आंसू आ जाते हैं रोते इसमें, तो आंख में भेजने का काम किसका होता है, पंक्टम। ये देखा होगा आपकी दोनों आंखों के बीच में एक लुगदी होती है जिसको हम पंक्टम कहते हैं भाई। ठीक है, तो आंसू यहाँ बने, इसके बारे में अगर ये तीनों ग्रंथियाँ प्रभावित हुई, तीनों ग्रंथियाँ प्रभावित हुई तो आपको क्या होगा, रोतुंदी रोग होगा या फिर आपको जीरोपैथेलमिया होगा। ठीक है, अगर जीरोपैथेलमिया होता है तो आपकी आंख प्रभावित होती है, तो आंख के बारे में इतने प्रश्न पढ़े हैं। अब एक बात देखना, एक बार केवल क्या देता है कि विटामिन ए की पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं, ये पूर्ति हम भाई गाजर से, गाजर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन ए के बारे में आपके प्रश्न थे इतने भी। देखिए भाई अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी, विटामिन बी। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं भाई। ठीक है, और भाई इसी से हमें पता चला था कि भाई, क्योंकि हॉपकिंस ने जब इसकी खोज की थी बेरी रोग की, तो उसी से पता चला था कि भाई विटामिन से भी कोई विटामिन अगर नहीं हो तो हमारे शरीर में कमी आ जाती है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स में रखा गया था। तो अपना जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम क्या है, आपसे प्रश्न ये पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है भाई थायमीन भाई। क्या होता है, थायमीन भाई। ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक नाम के बाद भाई इसका खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता है, इसका खोजकर्ता भी है भाई मैकुलन, मैकुलन भाई। और भाई इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से रोग भाई है बेरी बेरी भाई, बेरी बेरी भाई। ठीक है, बेरी बेरी रोग यानी मतलब हमारे शरीर को प्रभावित करेगा भाई। तो प्रश्न आ जाता है कि बेरी बेरी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, तो इससे आपकी संपूर्ण शरीर या त्वचा रोग होता है भाई। ठीक है, अगर हम एक बात करें तो यहाँ पर बेरी बेरी आ गया भाई। अब आपने हरियाणा जीके पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रश्न आता है कि भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, झज्जर बेरी के अंदर है भाई, झज्जर बेरी के अंदर है। तो इसके भाई कम से कम 7 या 8 भाग हैं, तो उनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। आशा करते हैं कि वो ट्रिक आपको याद हो जाए। ठीक है, एक लव स्टोरी के एंगल में हमने उसको याद करवाना है भाई, तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो भाई इसके हैं 12 बालक। ठीक है, इसके हैं 12 बच्चे। ठीक है, तो उनको याद करने के लिए देखो ट्रिक बनाई गई थी। पहला है भाई विटामिन B2, विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन भाई, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन भाई। ठीक है, तो इसको हम डोनेट करते हैं रोबिन के नाम से भाई। ठीक है, रोबिन के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, फिर है विटामिन B3 भाई, B3 इसका नाम है नियासिन भाई, नियासिन। फिर B4 होती नहीं है, B5 है, B5 है पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक भाई। ठीक है, फिर है भाई B6, B6 का है पायरोडॉक्सिन भाई, पायरोडॉक्सिन। फिर भाई B7 है, B7 है इसका है बायोटीन भाई, बायोटीन। फिर है भाई B11, ठीक है, सॉरी B9 जिसका है भाई फोलिक अम्ल भाई। ठीक है, और फिर है भाई B12 जिसका नाम है साइनोकोबालएमीन भाई। ठीक है, तो आपको ये नाम थोड़े से अजीब लग रहे हैं भैया, इनको याद करने के लिए हमने एक एंगल बना दिया। ठीक है, हमें पता है कि हम कहाँ थे, बेरी, झज्जर बेरी में गए हुए थे। ठीक है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो रहा था, तो हम बेरी गए हुए थे। तो वहाँ पर एक रोबिन नाम का लड़का था और एक थी पारो नाम की लड़की भैया, पारो नाम की लड़की थी। उन दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई भाई। तो फिर घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया भाई। रिश्ता करने के बाद शादी पक्की कर दी।
ठीक है। तो देखिए उसको याद करने के लिए सबसे पहले विटामिन B2 यानी रोबिन था, रोबिन को किससे मिलना था? पारो से। अगर वो पारो से मिलता तो क्या होता? नियासिन क्रिएट होता। क्रिएट होने के लिए हम कहीं जाते हैं तो क्या लाते हैं? नई क्या लाते हैं? पैंट लाते हैं। अब रोबिन को किससे मिलना था? पारो से मिलना था। तो देखिए B1 का है B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का है नियासिन, B5 का है पेंटोथेनिक और B6 का है पायरोडोक्सिन भाई। अब इन दोनों की शादी होगी भैया। अब शादी होगी, शादी होने के बाद जब लड़की विदा होती है तो आपको पता है कि सब घर वाले बाय बाय करते हैं, इसीलिए B7 का नाम बायोटीन रख दिया गया भाई। ठीक है। अब क्या हुआ कि पारो का और रोबिन का रास्ते में झगड़ा हो गया भैया, झगड़ा हो गया। झगड़ा होते है तो आपको पता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो वाइफ से थोड़ा सा तेज हो जाती है। तो उसने क्या किया, इसको गर्म चाय दे दी भाई, गर्म चाय दे दी तो इसका भाई हो गए जीभ पर पड़ गए फाले। ठीक है, इसीलिए B11 B9 का नाम रख दिया फोली कमल भाई। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इसको ये डर लगा कि भाई कहीं रोबिन तेरे को मारे ना, इसीलिए इसकी एक मित्र थी साइना। ठीक है, वो एक डॉक्टर थी पेशे से। उसने इसको कहा कि भाई साइना तेरे जो जीजा जी हैं वो मेरे से उठ गए, उनके फाले हो गए। तो ये साइना ये कहती है कि भाई उसको कोबाल्ट की गोली दे दे, उसको कोबाल्ट की गोली दे देते, इसलिए B12 का नाम रख दिया साइनो कोबाल एमीन भाई। ठीक है। तो देखिए B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक, B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिकमल और B12 का है साइनोकोबाल एमीन। अब मेन बात यहाँ से ये आती है भाई कि एक प्रश्न ये आता है कि सबसे अधिक कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन के अंदर होती है? वो B12 के अंदर होती है भाई, B12 के अंदर। ठीक है। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? कैंसर के उपचार के लिए करते हैं भाई, कैंसर के उपचार के लिए भाई। अगर ये कहते कोबाल्ट 60 के साथ गैस कौन सी होती है तो भाई रेडोन गैस होती है, जिसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। और रेडोन भाई सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है भाई। ठीक है। फिर ये कहता है कि इसका खोजकर्ता कौन है भैया? अगला प्रश्न आपसे ये करेगा कि विटामिन C की खोज किसने की थी? वो की थी भाई ओलकट ने। ठीक है, ओलकट ने की थी। उसके बाद भाई हमसे ये पूछता है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से रोग भाई, इसकी कमी से रोग होता है भाई सकरवी रोग, या भाई फिर सूखना रोग भी इसको हम कहते हैं भाई, सूखना रोग भी इसको हम कहते हैं भाई। ठीक है। एक बार उसने ये पूछा था कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? विटामिन C हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विटामिन C हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है भाई, खट्टे पदार्थों से हमें प्राप्त होती है। तो खट्टे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? आंवला है, नींबू, संतरा, मौसमी। ठीक है भाई, ये सारे हमारे खट्टे पदार्थ हैं और इनसे हमें विटामिन C मिलती है भैया, विटामिन C मिलती है। ठीक है। और उसने एक पेपर में ये भी कह दिया था कि खट्टे पदार्थों के कुल का नाम क्या होता है? इनके कुल का नाम होता है भाई रूटेसी कुल के ये पौधे, रूटेसी कुल के पौधे हैं भैया। उसके बाद रूटेसी कुल में आ जाते हैं। और भाई एक प्रश्न आता है कि इन सब में यानी खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? इनके अंदर भाई सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि रूटेसी कुल के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इनका खाने योग्य भाग भाई जूसी एयर होता है, जूसी एयर होता है भैया। ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हम एयर माने होते हैं बाल, एयर माने होते हैं बाल। हम बाल कटवाने कहाँ जाते हैं भाई? नाई की दुकान पे। नाई की दुकान पर कौन सा लेंस लगा, दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण वहाँ पर लगा होता है भाई। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि अजामती दर्पण में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है भाई। एक प्रश्न ये भी आता है कि यह कौन सा विटामिन घावों को भरता है? तो घावों को भरने वाला विटामिन भी विटामिन C है भाई। क्योंकि जब हमारे को चोट लगती है
तो भाई हमारे अंदर कमजोरी रहती है। और कमजोरी हम किससे, या फल सब्जियों से लेते हैं। और फल इसमें भाई देखो आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सारे इसी के अंदर है। इसीलिए इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं भाई। तो विटामिन सी से इतना ही। अगला विटामिन हमारा विटामिन डी है भैया, विटामिन डी। तो आइए उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है भैया, कैल्सीफेरोल है भैया, ठीक है। और इसका खोजकर्ता ओकिन्स है भाई, ओकिन्स, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि विटामिन डी में प्राप्त कहाँ से होती है। विटामिन डी प्राप्त हमें भाई सूर्य के प्रकाश से होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में आता है। तो उसका आंसर रहेगा 8 मिनट 16.6 सेकंड में, ठीक है। फिर एक बात कहता है कि हमें विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगी। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर किस रूप में आता है। तो भाई वो संवहन के रूप में तथा विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। पृथ्वी पर संवहन और विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि मनुष्य तक तो पहुँचेगा संवहन के रूप में, और भाई पृथ्वी पर आएगा विकिरण के रूप में, ठीक है। संवहन के रूप में आ जाएगा और विकिरण के रूप में आ जाएगा भैया, ठीक है। अब आ जाओ विटामिन पर। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होगा। विटामिन डी की कमी से रोग भाई 2 होंगे, एक होगा रिकेटस और एक हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये 2 रोग भाई विटामिन डी की कमी से होंगे। रिकेटस होता है बच्चों में, और जो भाई ऑस्टियोमलेशिया होता है वो वयस्कों में होता है, ठीक है। बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया भाई। अब इससे प्रभावित अंग कौन सा है भाई। इससे प्रभावित जो अंग होता है भाई हमारा, वो होती है हड्डी, ठीक है, हड्डी, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रखा है कैल्सी, आगे दे दिया इसने। तो हड्डियाँ किस किस की बनी होती है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम 92% होता है और भाई फास्फोरस 8% होता है, ठीक है। अब ये आ जाता है कि 180 मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं भैया, ठीक है। और नवजात शिशु में यानी मतलब शिशु अवस्था में कितनी होती हैं, 300 प्लस होती हैं भाई, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो आइए थोड़ा सा हड्डियों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सी हड्डियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं भाई। देखिए एक बार, ठीक है। तो अब देखो 206 हड्डियाँ हमारी, ठीक है। इसको भाई 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है अक्षीय हड्डी और एक होती है उपाक्षीय हड्डी, ठीक है, ठीक है। अक्षीय हड्डी होती है भाई हमारी, अक्षीय हड्डी होती है हमारी भाई, ठीक है, जो हमारी मूवमेंट करती हैं वो होती है हमारी अक्षीय हड्डियाँ, ठीक है। और उपाक्षीय हड्डियाँ हमारी वो होती हैं जो इंटरनली होती हैं भैया, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम लेते हैं कान में। कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं भाई। एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, कौन सी हैं। एक होती है इनकस, एक होती है मेलिस और एक होती है स्टेपिज भाई। ये कान के अंदर 3 हड्डियाँ होगी। तो स्टेपिज के बारे में आपसे वो प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। वो होती है भाई हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज हड्डी भाई, जो कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। फिर कान से आ जाते हैं हम कंधे के ऊपर। कंधा बोल लो या भाई ऊपरी बाहु बोल लो, ठीक है। इसकी हड्डी को कहते हैं आयुम्रस भाई, ठीक है, आयुम्रस, ठीक है। फिर कंधे से नीचे आ जाए कोहनी है भाई, कोहनी को बोलते हैं अगर बाहु, अगर बाहु। इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होती है रेडियो और एक होती है एल्ना भाई, ठीक है। जो इस साइड में उंगली इधर जाती है वो होती है रेडियो और जो अंगूठी इधर जाती है वो होती है एल्ना भाई, ठीक है।
अब कोहनी से नीचे भाई हमारी कलाई, कलाई, कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स भाई, ठीक है। फिर भाई कलाई से आगे हमारी है हथेली, हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। हथेली पे आगे भाई उंगली, उंगलियों को बोलते हैं भाई फेलेंज, ठीक है, फेलेंजेज, ठीक है। फिर भाई देखना एक बार आगे कि भाई ये तो आती होगी, ठीक है। फिर होती है पैर, फिर आती है भाई जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है फीमर, जो कि सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद जांघ के बाद आता है भाई घुटना, घुटने की हड्डी का याग्राफी पटेला, ठीक है। उसके बाद भाई घुटने से आगे नीचे है पिंडी, इसमें दो हड्डियाँ मिलती हैं, एक होती है टिबिया और एक होती है फिबुला भाई, टिबिया फिबुला। सबसे चमकीली हड्डी होती है भाई टिबिया, हमारी सबसे चमकीली हड्डी पूछी जाए तो ये होती है। कुत्ता हमेशा पिंडी निकालता है भाई, इसी हड्डी को पकड़ता है वो। पिंडी से नीचे भाई हमारा टकना, टकने की नक का आंकड़ा भाई या फिर टार्सल्स, ठीक है। टकने से नीचे है भाई एडी, एडी की नक का आंकड़ा भी मेटाटार्सल्स, ठीक है। फिर है भाई उंगली, उंगली की नक का आंकड़ा भी फेलेंजेस। ये वो हड्डी है भाई जिनसे हमारी विटामिन की कमी से हमारी जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो विटामिन डी में इतना ही, उसके बाद अगला आप देखते हैं, ठीक है। अरे भाई विटामिन ई, विटामिन ई भाई, अभी थोड़ा सर्दी है भाई, सर्दी से दिखी तो थोड़ा खांसी जुकाम हो गया भाई, तो कोरोना प्रोटोकॉल से बचे रहना है, ठीक है। तो अगला अपना भाई विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम भाई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है भाई वो है टोकोफेरोल भाई, टोकोफेरोल भाई, ठीक है। और भाई इसका आज तक कोई खोज करता नहीं है, कई विद्वानों ने भाई, कई बुकों वाले ने अपना मन मर्जी से लिख रखा है, लेकिन इसका वास्तविक खोज करता नहीं है, ये यूनिक से निकला हुआ है। हाँ, इसकी कमी से रोग हो जाता है भाई, कमी से रोग, इसकी कमी से रोग दो होते हैं भाई, एक होता है नपुंसकता और एक होता है भाई बांझपन, ठीक है, नपुंसकता और बांझपन, ठीक है। या फिर एक बोल सीधा ये भी आ सकता है कि जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना भी विटामिन ए की से, और इस विटामिन ए की कोई भी पूर्ति नहीं की जा सकती है भाई, ठीक है। अब भाई इसमें देखो जनन शक्ति कम होगी तो दोनों में होगी, नर में भी होगी और मादा में भी होगी, नर में भी है और मादा में भी है। नर में क्या हो जाता है, एक क्लिनेफेल्टर रोग हो जाता है, क्लिनेफेल्टर रोग, ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 40 की बजाय 47 हो जाती है भाई, ठीक है। 47 हो जाएगी तो वो जो पुरुष है उसमें महिलाओं वाले गुण आ जाएंगे, उसको बोलेंगे नपुंसकता या नामर्दी भाई, ठीक है। फिर एक होता है भाई टर्नर सिंड्रोम के अंदर, महिलाओं में अंदर क्या होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 की बजाय 45 हो जाती है, जिसके कारण वो बांझपन हो जाती है, वो कभी मां नहीं बन सकती भाई, ठीक है। अब डॉक्टरों ने क्या निकाल दिया भाई इसका भाई, मान लो नामर्दी और बांझपन का क्या हो सकता है कि आप सैरोगेट मदर या फिर आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस विटामिन में इतना ही है कि भाई रासायनिक नाम क्या है, कमी से रोग कौन से हैं, अंग संपूर्ण शरीर ही हो जाएगा, जनशक्ति का कम होना नर में तो कौन सा हो जाएगा और मादा में कौन सा होता है, यहाँ से डेफिनेट एक प्रश्न आता है भाई, पीछे वाले पेपरों में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा आखिरी का विटामिन है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के है भाई, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन, या भाई फिर इसको नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है, नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है। इसका भी आज तक कोई खोज करता नहीं है। हाँ, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, इसकी कमी से रोग हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना, ठीक है, या फिर बोल सकते हो हीमोफीलिया भाई, हीमोफीलिया रोग भाई, ठीक है। दोनों एक ही हैं, रक्त का थक्का न बढ़ना। वो क्या होता है रक्त का थक्का न बढ़ना भाई, यदि आपको चोट लग जाए,
तो आपका खून बंद न हो। वैसे तो रक्त का थक्का बढ़ने में प्रश्न आता है कि रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। वो लगता है 2 से 5 मिनट में। 2 से 5 मिनट के अंदर आपका खून रुक जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता था तो आदमी का खून ज़्यादा निकल जाता है, तो जिसके कारण आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आता है प्रश्न ये भी आता है कि शरीर में रक्त को कौन जमाता है। तो कौन जमाता है भाई? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन भाई, ये 2 प्रोटीन हैं जो रक्त को जमाने का काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। अब यह आ जाता है कि कोशिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है, वो है भाई इपेरिन भाई। ठीक है, तो अभी आ जाता है रक्त परिसंचरण का समय कितना होता है। वो होता है भाई 23 सेकंड। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो हमारा इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी करें और दोस्तों भी कराएं। धन्यवाद। अगले टॉपिक में मिलते हैं आपसे।